नेचर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। हमने मीनिंग कर लिया था, है ना। डेफिनेशंस आपने खुद लिखनी है। अब हम करेंगे नेचर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तुलनात्मक राजनीति का स्वरूप या तुलनात्मक राजनीति की विशेषताएं, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ और नेचर का मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है, किसी में क्या क्या विशेषताएं हैं। जैसे आप ही का अगर बताया जाए कि आपका वर्णन करो, है ना, कि आप में जो है वो क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक। तो आप क्या करोगे, बताओगे कि आपसे पूछा जाए आपके फ्रेंड्स में क्या क्या नेचर कैसा है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, तो आप बताओगे ना ये करके। तो ठीक वैसे ही जो टॉपिक है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इसकी क्या क्या विशेषता है, इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो वैसे हमने पढ़ लिया है। इसको हेडिंग वाइज करते हैं। सबसे पहले लिखो एनालिटिकल एंड एम्पिरिकल स्टडी। ये मीनिंग में भी लिखाया था, है ना, वर्ड लिखाया था कि लिखाया था। एनालिटिकल एंड एम्पिरिकल स्टडी, विश्लेषणात्मक एवं व्यवहारिक अध्ययन। विश्लेषणात्मक एवं व्यवहारिक अध्ययन, एनालिटिकल एंड एम्पिरिकल, EMPIRICAL, एम्पिरिकल स्टडी। क्या होता है ये, क्या है तुलनात्मक राजनीति की विशेषताएं। इसका मतलब क्या हुआ, व्यवहारिक अध्ययन का मतलब क्या होता है कि एक्चुअल में क्या है ना। सिर्फ सिद्धांत जो बन गए हैं या जो लिख दिया गया है सिर्फ उस पर बेस्ड नहीं है, ये एक्चुअल में व्यवहारिक तौर पर, प्रैक्टिकल तौर पर क्या करता है, तुलनात्मक राजनीति किसी भी विषय वस्तु की स्टडी करती है। जैसे यहाँ इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि सैद्धांतिक पक्ष से, मतलब कहने को तो ये कहा जाता है कि जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो दुनिया में सबसे बेस्ट है ना। यही कहा जाता है ना कि प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली सबसे अच्छी शासन प्रणाली है। तो हमने सिर्फ लिखा लिखाया थोड़े ना मानना है कि लिख दिया है तो वो सही है। हमने क्या देखना है, हमने एक्चुअल में देखना है कि क्या डेमोक्रेसी जो है वो एक्चुअल में सही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, राइट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है कि नहीं है। तो उसके लिए क्या करोगे, तुलनात्मक राजनीति में क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं ना पॉलिटिक्स का। तो डेमोक्रेसी जो है वो सबसे सही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये इसको हम कैसे साबित करेंगे, इसके लिए हम कैसे प्रैक्टिकल स्टडी करेंगे। हम ये देखेंगे सबसे पहले कि किन किन राज्यों में या किन किन राज्यों ने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया है। जैसे भारत डेमोक्रेटिक कंट्री है, इंग्लैंड है ना, यूएसए है। तो आप क्या करोगे, इनका कंपैरिजन करोगे कि हमने ये पढ़ा किताब में कि प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली सबसे अच्छी शासन प्रणाली है। तो अब हम ये देखेंगे कि जिन जिन देशों ने प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाया है क्या वहां पर सही से प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली अच्छे से काम करती है कि नहीं करती है। तो आप अच्छे से इन देशों में क्या करोगे, इन देशों की स्टडी करोगे कि क्या भारत में एक्चुअल में डेमोक्रेसी अच्छे से काम करती है। पहले तो आप देखोगे कि डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या हैं, डेमोक्रेसी में क्या क्या होता है, क्या वो सारी चीजें भारत में भी है, क्योंकि भारत ने भी प्रजातंत्र को अपनाया है, यूएसए में भी डेमोक्रेसी को अपनाया है। तो क्या यूएसए की डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी वो चीजें हैं, इंग्लैंड में भी वो है। फिर आप किसी नतीजे पर आओगे, आप कंपैरिजन करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद डिसीजन पर आओगे, कोई सिद्धांत बनाओगे, कंक्लूजन पे आओगे कि हाँ डेमोक्रेसी सही शासन प्रणाली है या नहीं है। आप सिर्फ लिख दिया गया है या आपको बता दिया गया है, आप उस पर नहीं चलोगे, आप उसको क्या करोगे, व्यवहारिक अध्ययन करोगे। तो तुलनात्मक राजनीति में सिर्फ सैद्धांतिक अध्ययन नहीं होता है, क्या होता है, व्यवहारिक अध्ययन होता है, एक्चुअल स्टडी होती है, कंपैरिजन होता है। फिर आप क्या करते हो, सिद्धांत बनाते हो या किसी लास्ट में किसी कंक्लूजन पर आते हो। आई बात समझ में। उसके बाद है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ फॉर्मल स्ट्रक्चर्स, औपचारिक ढांचों का तुलनात्मक अध्ययन। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ फॉर्मल स्ट्रक्चर्स, औपचारिक ढांचों का तुलनात्मक अध्ययन। अब आप बताओ कि औपचारिक ढांचे क्या होते हैं, पीछे बताएंगे, पीछे वाले बताओ, थर्ड और फोर्थ रो वाले बेटे क्या होते हैं फॉर्मल स्ट्रक्चर्स, बताए थे ना पहले लेक्चर में, बताए हैं। फॉर्मल या औपचारिक संस्थाएं क्या होती हैं, या ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट क्या होते हैं, बताओ जल्दी, पीछे कोई भी थर्ड और फोर्थ रो में से लिखे। समझ में आया था, उस दिन बताए थे ब्लैक बोर्ड पे कि हम राजनीति में इन चीजों की स्टडी करते हैं, औपचारिक ढांचों का भी करते हैं, अनौपचारिक ढांचों का भी करते हैं। तो
राज, कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका। ये क्या है? किसी भी राजनीतिक प्रणाली के औपचारिक ढांचे हैं या इनको संरचनाएं भी कहा जाता है। इंग्लिश में मैंने लिखा है स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर को हिंदी में संरचना भी कहा जाता है और ढांचा भी कहा जाता है। तो ये क्या है? अब किसी भी राजनीतिक प्रणाली, मतलब अब हम राजनीति नहीं बोलेंगे, सरकार नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें किसमें आ जाती हैं? राजनीतिक प्रणाली में। पॉलिटिकल सिस्टम, ये वर्ड जब मैं यूज कर रही हूँ तो इट मीन्स ओवरऑल। ओवरऑल मतलब सब कुछ है किसी भी राज्य के अंदर जो भी चीजें पाई जाती हैं उसके लिए वन वर्ड है पॉलिटिकल सिस्टम या राजनीतिक प्रणाली। तो मैंने कहा कि तुलनात्मक राजनीति की जो दूसरी विशेषता है वो है औपचारिक ढांचों का तुलनात्मक अध्ययन करना। ये तो आपको पता है कि तुलनात्मक राजनीति में तुलना की जाती है, तो मैंने हेडिंग क्या लिखाई है? किसकी तुलना करनी है? औपचारिक ढांचों की। जो भी किसी भी देश की राजनीतिक प्रणाली होगी, पॉलिटिकल सिस्टम होगा, वहां पर उसके ये औपचारिक ढांचे जरूर होंगे। जो उनको स्पेसिफाई काम दिया गया होगा वो उसको करेंगे, और इन औपचारिक ढांचों के ऊपर उस देश की जो राजनीतिक प्रणाली है उसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। वो तथ्य या वो फैक्ट कौन से हैं जो उस देश की राजनीतिक प्रणाली को प्रभावित करते हैं? तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन करता, जो स्टडी करना है, आप कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, तो आप उस देश के इन औपचारिक ढांचों की स्टडी जरूर करेंगे। जब भी आप तुलनात्मक राजनीति विषय पढ़ रहे हैं या तुलनात्मक राजनीति का कोई टॉपिक ले रहे हैं कंपैरिजन करने के लिए, तो आप उस देश की राजनीतिक प्रणाली के इन औपचारिक ढांचों का भी अध्ययन करेंगे। क्योंकि आपने पॉलिटिकल सिस्टम की स्टडी करनी है, लेकिन आपने उस देश, जैसे भारत राज्य की आपने स्टडी करनी है किसी दूसरे राज्य के साथ कंपैरिजन करना है, लेकिन आपने क्या किया? आपने सारा स्टडी कर लिया, लेकिन ये औपचारिक ढांचों को रहने दिया, तो आपका जो कंक्लूजन आएगा, जो रिजल्ट आएगा, वो सही नहीं आएगा, क्योंकि आपने एक मेन टॉपिक जो है वो छोड़ दिया। क्लियर? उसके बाद है सिंपल अनौपचारिक ढांचों या अर्ध संरचनाओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर्स। अनौपचारिक ढांचों का या अर्ध संरचनाओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर्स या इनफॉर्मल स्ट्रक्चर्स, एक ही बात है। अभी अनौपचारिक ढांचे क्या होते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज, इंटरेस्ट ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप्स, मास मीडिया कम्युनिकेशन। जाहिर सी बात है, आप पॉलिटिकल सिस्टम की स्टडी कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, तो आप पहले हमने पढ़ा औपचारिक ढांचों का अध्ययन करेंगे। अब मैं कह रही हूँ औपचारिक ढांचों के साथ साथ आपने किसकी स्टडी करनी है? अनौपचारिक ढांचों की भी, क्योंकि ये भी क्या करते हैं? एक अहम रोल निभाते हैं किसी भी राजनीतिक प्रणाली में। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि आपने औपचारिक ढांचों को छोड़ दिया, बाकी सारी स्टडी कर दी, तो भी आपने जो स्टडी की वो बेकार होगी। लेकिन आपने अब क्या किया? औपचारिक ढांचों का अध्ययन कर लिया और चीजों का अध्ययन कर दिया, लेकिन ये चीजें छोड़ दी। उस देश के राजनीतिक दल कैसे हैं, किस तरह से काम करते हैं, कौन कौन से फैक्ट जो है वो उनको प्रभावित करते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप कैसे हैं, प्रेशर ग्रुप कैसे हैं कि नहीं हैं, बने हैं कि नहीं बने हैं, कौन सा बेस है, कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें वो बने हैं, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने इनकी स्टडी छोड़ दी, बाकी सारी स्टडी कर दी, तब भी आपकी स्टडी कैसी होगी? बेकार। आपको इसकी भी स्टडी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में करनी है। वही हेडिंग आ रही है जो हमने पढ़ा था कि पॉलिटिक्स में किसकी स्टडी होती है, पॉलिटिकल साइंस में या पॉलिटिकल सिस्टम में, एक ही बात है। पॉलिटिकल सिस्टम में भी इन चीजों की स्टडी होती है। उसके बाद है एम्फेसिस ऑन द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज, विकासशील समाजों के अध्ययन पर बल। एम्फेसिस होता है बल देना। एम्फेसिस ऑन द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज, विकासशील समाजों के अध्ययन पर बल। एम्फेसिस ऑन द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज। डेवलपिंग, विकासशील क्या होता है? डेवलपिंग सोसाइटीज, विकासशील समाजों के अध्ययन पर बल। तो जो पुराने राजनीतिक वैज्ञानिक हैं या राजनीतिक विचारक हैं, है ना, एंशिएंट जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, उन्होंने क्या किया है? सिर्फ वेस्टर्न जो स्टडी है या जो वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम है, खासकर यूरोपियन पॉलिटिकल जो सिस्टम है, उसको अपनी स्टडी का क्या बनाया हुआ है? केंद्र बिंदु बनाया है। उन्होंने जो विकासशील देश हैं, विकासशील देश कौन है? खासकर एशिया और अफ्रीकन जो कंट्रीज हैं,
वो विकासशील कंट्री है, उसको उन्होंने अपने अध्ययन का केंद्र बिंदु या सेंटर पॉइंट नहीं बनाया है। उन्होंने वर्ल्ड में तो एशिया के देश भी आते हैं, अफ्रीका के भी आते हैं, यूरोप भी आता है, सब कुछ आता है। तो आपने क्या किया, वर्ल्ड के किसी एक पार्ट की स्टडी की, वो भी उस पार्ट की स्टडी की जो समृद्ध है ना, जहाँ सब कुछ अच्छा है, तो आप उसकी आपने जो स्टडी की, फिर उससे जो आपने रिजल्ट निकाले वो आप पूरी दुनिया पर इम्प्लीमेंट करोगे तो वैसा तो नहीं होगा, है ना। जैसे मान लो आपने धामी कॉलेज के बच्चों की स्टडी करनी है ना, किसी ने करनी है, जानना है, लेकिन उसने क्या किया, सिर्फ पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट को देखा, पॉलिटिकल साइंस के बच्चों को पूछा, बाकियों को छोड़ दिया, और फिर उस रिजल्ट को उसने क्या किया, पूरे बता दिया कि धामी कॉलेज में ऐसा है, ऐसा पढ़ाई होती है, ऐसा होता है, जो भी है। तो क्या वो रिजल्ट सही आएगा? वो अलग अलग टीचर्स हैं, हर सबका पढ़ाने का तरीका अलग है, साइंस भी है, कॉमर्स भी है, वो तो छोड़ दिए। तो एक पॉइंट पकड़ा और उस एक पॉइंट के रिजल्ट को सब पर इम्प्लीमेंट कर दिया, तो वो स्टडी कैसी होती है, वो सही नहीं होती है। तो वैसे ही जो पुराने राजनीतिक विचारक हैं, उन्होंने भी क्या किया, अपनी स्टडी सिर्फ एक पॉइंट तक ही फोकस रखी, तो कहाँ तक, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो विकास कर चुके हैं, सिर्फ उन्हीं की स्टडी की, विकासशील देशों को उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन जैसे मैंने उस दिन भी कहा था कि जो तुलनात्मक राजनीति का विषय है वो नया कंसेप्ट है ना, नई चीजें इसमें जुड़ी। तो इन्होंने जो पुराने जो तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन करता मतलब जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की स्टडी कर रहा है, तो वो अध्ययन करता क्या करेगा, ज्यादा फोकस किस पर रखेगा। अब डेवलप्ड कंट्रीज की तो स्टडी हो चुकी है, लेकिन वो क्या करेगा, अब जो एशिया अफ्रीका के ज्यादातर विकासशील देश हैं, उनको अपने अध्ययन का जो सेंटर पॉइंट है वो बनाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अभी इनकी स्टडी नहीं हुई है, और बहुत से एशिया अफ्रीका के देश, बहुत से देश ऐसे हैं जो बहुत सी कठिन परिस्थितियों में भी क्या कर रहे हैं, अपना विकास कर रहे हैं। तो उनको साइड कर देना या उनके बारे में स्टडी ना करना, फिर उसको पूरे वर्ल्ड पर इम्प्लीमेंट कर देना, वो सही नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, इसको भी जो विकासशील देश हैं, एशिया अफ्रीका के देश हैं, उनके पॉलिटिकल सिस्टम की स्टडी को अपने स्टडी का हिस्सा बनाया। ये भी एक फीचर है। उसके बाद हेडिंग से पता लग जा रहा है, विकासशील देशों के अध्ययन पर बल। विकसित देशों के साथ साथ उनकी तो हो भी चुकी है, लेकिन उसके अलावा ज्यादा फोकस किस पर किया, डेवलपिंग कंट्रीज पर। डेवलपिंग कंट्रीज मीन एशिया अफ्रीका के देश। उसके अलावा लिखो, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इज इट्स मेन आस्पेक्ट। अंतर अनुशासनीय दृष्टिकोण इसका मुख्य पक्ष। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इज इट्स मेन आस्पेक्ट। अंतर अनुशासनीय दृष्टिकोण या अध्ययन इसका मुख्य पक्ष। इंटरडिसिप्लिनरी क्या होता है, तो अपने राजनीति विषय का या राजनीतिक प्रणाली का या राजनीतिक पॉलिटिकल सिस्टम की स्टडी करनी है, तो आपको राजनीति के साथ साथ अन्य विषयों को, अन्य सब्जेक्ट को भी साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। जैसे मैंने उस दिन भी लिखा था कि पॉलिटिक्स में सामाजिक तथ्यों की, एस्पेक्ट की, आर्थिक, सांस्कृतिक, है ना, इन सब की स्टडी होती है। तो ये क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी है। इंटरडिसिप्लिनरी मतलब अपने सब्जेक्ट के साथ साथ दूसरे विषयों की भी स्टडी करना, दूसरे विषयों को भी साथ में लेकर के चलना। तो किसी भी देश की राजनीतिक प्रणाली में सिर्फ राजनीति की बात थोड़े ना होती है, सिर्फ राजनीति थोड़े ना होती है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। आर्थिक पक्ष भी होता है उस देश का, है ना, कि सिर्फ भारत में सिर्फ राजनीति होती है, राजनीति की बात होती है, आर्थिक पक्ष पर ध्यान नहीं दिया जाता, सांस्कृतिक पक्ष पर ध्यान नहीं दिया जाता, लोगों के सामाजिक पक्ष पर ध्यान नहीं दिया जाता। क्या ऐसा भी होता है? नहीं, सब कुछ है, सबको साथ में लेकर के चलेगा, और पॉलिटिक्स इन सबको साथ में लेकर के चली हुई है ना। तो जब राजनीति, तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन करना है, तो आपको अन्य विषय जो सामाजिक विज्ञान के विषय हैं, जो भौतिक विज्ञान के विषय हैं, जैसे साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है, जीव शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, समाज शास्त्र है, ये सब राजनीति से जुड़े हुए हैं। तो आपको इनके राजनीति के साथ साथ इन विषयों की भी स्टडी करनी है, इनको भी अपने अध्ययन का एक बिंदु बनाना है। उसके अलावा नेक्स्ट लिखो, वैल्यू फ्री स्टडी, मूल्य मुक्त अध्ययन। वैल्यू फ्री स्टडी, मूल्य मुक्त अध्ययन। मूल्य मुक्त अध्ययन, वैल्यू फ्री स्टडी। नाम से पता लग रहा है मूल्य मुक्त, जो मूल्यों से मुक्त है, वैल्यू से मुक्त है। जैसे मैं आपसे कहती हूँ, जो पुराना परंपरावादी, जो हमारा पुराना राजनीतिक विज्ञान है या राजनीतिक जो विचारक हैं, उनकी जो स्टडी है वो है नॉर्मेटिव बेस्ड या आइडियलिस्टिक, आप उसको बोल सकते हैं आदर्शात्मक। आदर्शात्मक का मतलब होता है, आदर्श मतलब उससे अच्छी अच्छी बातें, जिसमें आपकी कैसा होना चाहिए। जैसे मैं आपको बोलूँगी कि आपको, जैसे मैंने आपको कल बताया
आपको क्या करना चाहिए, आपको सबको विश करना चाहिए, है ना, सभी आपके टीचर है, आपको ऐसा होना चाहिए, आपको ऐसा बनना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए। जहाँ चाहिए शब्द आ रहा है वो क्या है, आदर्शात्मक स्थिति है, आदर्श स्वरूप है, आइडल, है ना, कि ऐसा होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ ऐसा है, मैं क्या कह रही हूँ, ऐसा होना चाहिए। तो जो परंपरावादी राजनीतिक विचारक हैं उन्होंने भी अपनी स्टडी किस पर बेस्ड रखी, उन्होंने वर्तमान की बात नहीं की, उन्होंने कहा कि ऐसा होना चाहिए, राजनीति में ऐसा होना चाहिए, है ना, राजनीति को ऐसा होना चाहिए, चाहिए की बात की उन्होंने। लेकिन जो तुलनात्मक राजनीति है, मॉडर्न कंसेप्ट है, तुलनात्मक राजनीति के विचारक या अध्ययनकर्ता किस पर फोकस करते हैं, वो मूल्यों की बात नहीं करते कि कैसा होना चाहिए, वो बात करते हैं कि क्या है, वो वर्तमान की बात करते हैं। होना चाहिए वो आदर्शात्मक स्थिति है, होगा कि नहीं होगा वो अलग बात है, वो किसकी बात करते हैं। अब तुलना करनी है आपने ये थोड़ा ना कहना है कि ऐसा होना चाहिए तब तुलना होगी। तुलना कब होगी, जब ऐसा होगा, जब आप मेरे सामने होंगे तभी मैं तुलना कर पाऊंगी ना दो की। या मैं ऐसा सोचूंगी कि मेरे पास तुलना के लिए दो लड़कियां होनी चाहिए, है ना, जो ऐसा करती हो या ऐसा करती हो, वो तो एक कल्पना है, आदर्शात्मक स्थिति जो है नहीं है ना, जो मैं कह रही हूँ कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन जो तुलनात्मक राजनीति किसकी बात कर रही है, जो प्रेजेंट है, जो ऐसा है, आप हैं तो मैं आपकी तुलना कर सकती हूँ, जब आप हैं ही नहीं तो कहाँ से करती हूँ। आई बात समझ में। तो तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन करता मूल्यों की बात नहीं करता, वो आदर्शात्मक स्थिति की बात नहीं करता, वो होना चाहिए की बात नहीं करता, वो बात करता है कि क्या है। फर्स्ट पॉइंट, व्यवहारिक अध्ययन करता है कि एक्चुअल में क्या है, उसका कंपैरिजन। उसके बाद देखो क्वेस्ट ऑफ थ्योरी बिल्डिंग, सिद्धांत निर्माण। इससे पहले लिखो बेस्ड ऑन बिहेवियरल अप्रोच, व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर आधारित। ये पहले पॉइंट में भी आ गया है, इसको चाहे अलग लिखो चाहे इकट्ठा करके लिखो। व्यवहारवादी दृष्टिकोण समझ गए ना। फिर लिखो लास्ट में क्वेस्ट ऑफ थ्योरी बिल्डिंग, सिद्धांत निर्माण की खोज, QUEST, क्वेस्ट ऑफ थ्योरी बिल्डिंग, सिद्धांत निर्माण की खोज। तो तुलनात्मक राजनीति के विषय का एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, वो है सिद्धांत निर्माण करना। अब जैसे अब अभी तक हम ये बात कर रहे हैं, फिर मैं आपको ये बता रही हूँ कि कंपैरिजन करना है पॉलिटिकल सिस्टम का। पॉलिटिकल सिस्टम में सारी चीजें आ जाती हैं ओवरऑल, किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में, है ना। पॉलिटिकल सिस्टम समझ रहे हैं ना, भारत का पॉलिटिकल सिस्टम, उसकी तुलना करनी है इंग्लैंड के पॉलिटिकल सिस्टम से या पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम से, है ना। तो पॉलिटिकल सिस्टम में फिर सब कुछ आ जाएगा, उसकी तुलना करना। अभी तक हम यही पढ़ रहे हैं कि एक देश की राजनीति की या एक देश की राजनीतिक प्रणाली की दूसरे देश की राजनीतिक प्रणाली के साथ तुलना करना, स्टडी करना, वो हमने कर लिया। अब लास्ट में हमने क्या करना है, हमने या जो भी तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन करता होगा वो क्या करेगा, आपने सारी स्टडी कर लिया, आपने सारा कंपैरिजन कर लिया, सब कुछ लिख लिया आपने। लास्ट में फिर आपने कुछ देना भी तो है समाज को, सोसाइटी को, आपने कुछ रिजल्ट भी तो निकालना है कि आपने क्या फाइंडिंग्स निकाली, क्या फाइंड आउट किया आपने अपनी स्टडी से, वो है लास्ट में इसका ऑब्जेक्टिव है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। सारी स्टडी करने के बाद सिद्धांत निर्माण कि आपने क्या, जैसे मैंने आपको पहले में कहा कि सैद्धांतिक तौर पर ये कहा जाता है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अच्छी है, तो वो किसी ने कहा है, लिखा है, देखा होगा, स्टडी की होगी, तभी कहा ना कि वो अच्छी प्रणाली है। तो ठीक वैसे ही जब आप कोई स्टडी करोगे फिर आप कोई सिद्धांत बनाओगे कि मैंने ऐसा ऐसा किया, तो फिर यही स्टडी की और ये फाइंड आउट निकाला, ये फाइंडिंग्स निकाली, तो ऐसा है। फिर आपके हो सकता है कि आपकी स्टडी के ऊपर आगे भी स्टडी हो कि आपने ऐसा कहा कि भारत की शासन प्रणाली दुनिया में सभी शासन प्रणालियों से ज़्यादा अच्छी है, आपने ये फाइंडिंग्स निकाली, ये सिद्धांत निकाला लास्ट में, सारा कंपैरिजन करने के बाद, ओवरऑल स्टडी करने के बाद। तो हो सकता है कि कल दिन बाद 10 साल बाद 20 साल बाद आप एक स्टडी सिद्धांत के ऊपर क्या हो, फिर से स्टडी हो कि क्या एक्चुअल में भारत जो है वो दुनिया में सबसे, भारत की जो राजनीतिक प्रणाली है, पॉलिटिकल सिस्टम है, वो दुनिया में सबसे अच्छा है। फिर कंपैरिजन होगा भारत का अन्य देशों के साथ, जो भारत की परिस्थितियाँ, जो भारत का पॉलिटिकल सिस्टम है उसका अन्य देशों के साथ, फिर रिजल्ट बनेंगे, फिर सिद्धांत बनेंगे। तो ये प्रोसेस चलता है। आई बात समझ में? टिपिकल तो नहीं लगा, सिंपल है। अब किताब में लिखा हो समझ में आ जाएगा कि नहीं आएगा? किताब में थोड़े टिपिकल वर्ड है, तो आपने इजी इसमें जाना है, समझ आ गया है। 4 लाइनें जो आपको पढ़नी है कि इस सेटिंग का एक्सप्लेन करनी है वो नहीं है, बाकी समझ आना चाहिए आपको साफ होगा। फिर उसके बाद आता है इसका स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तुलनात्मक राजनीति का विषय। काफी है कि कल करें इसको, ये पूरा नहीं होगा।
को तो आप बिल्कुल पक्का करेंगे। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, नेचर, स्कोप एंड मेथड्स। नेचर पढ़े ना हमने आज, तो नेचर और स्कोप में से जाहिर सी बात एक ना एक क्वेश्चन आया। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा ही आएगा। तो मीनिंग, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, आज इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कर ली, तो ये याद कर भी कर लेनी है, समझ में लेनी है, नहीं समझ में आया तो फिर डिस्कस कर लेंगे। काफ़ी ज़्यादा दिमाग में चला जाए तो भी दिमाग क्या हो जाता है, खराब हो जाता है ना, भाई खराब हो जाता है कि नहीं। जो इतना कर पड़ा इसको रखो फिलहाल, फिर कल फिर से, ठीक है।